तो जनाब अल्लाह से दुआ है कि हम सब खैरियत से हैं। और लास्ट क्लास में जो वीक में हुई थी उसमें हम चैप्टर 9 कर रहे थे और चैप्टर 9 में हमारा एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया ये हमने डिस्कस किया। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी, जो शॉर्ट नोट है पेज नंबर आप बुक में होंगे 209 पर, और 209 पर आपके पास जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स पर नोट आपसे पूछा जाता है। ये बॉडी में आएगा यकीनन, तो कुछ ऐसी एक आधी चीज होती है जो प्लांट से रिलेटेड हो, तो वो चैप्टर तो जोलॉजी का है बट उसमें से हम उठाकर बॉटनी में ये डाल देते हैं क्योंकि प्लांट से रिलेटेड है और सिंपल टॉपिक है जो आप पढ़ चुके हैं। स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी के स्टार्ट में जब हमने आपसे कहा था कि जी हम RDNA बना रहे हैं रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, तो वही तरीका है और उस तरीके से हम एक प्लांट में अपनी मर्जी की जीन ऐड कर देते हैं। दोज प्लांट इन विच फॉरेन genes have been inserted by genetic engineering are called transgenic plants। ट्रांस ट्रांसफर जिसे कहते हैं जीन जेनिक, तो ऐसा प्लांट जिसमें हमने कोई जीन ट्रांसप्लांट कर दिया वो होता है ट्रांसजेंडर कर दिया। तो ट्रांसजेंडर में हम क्या करते हैं, सर्जिकल जेंडर बदल देते हैं। यहाँ पर हमने सर्जिकल जो काम किया है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किया है और एक जीन को उठाकर हमने ऐड करवा दिया। To obtain a transgenic plant, the rDNA is introduced into necked cells called protoplast। प्लांट में सॉरी जी, प्लांट्स में हम प्रोटोप्लाज्म को इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोप्लास्ट कहाँ था, अगर हमें याद हो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सेल ना, सेल में सेल के ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, उसमें प्लांट सेल के ऑर्गेनेल्स का जिक्र भी था और एनिमल का भी मिक्सअप था। तो वहां पर हमने क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, 3 किस्म के प्लास्ट पढ़े थे और हमने कहा था बिल्कुल एंड में एक छोटी सी डेफिनेशन भी थी और उसमें हमने कहा था कि जी ये तीनों बनते हैं प्रोप्लास्टिड से, क्योंकि प्रोप्लास्ट अगर स्टेम और रूट में होगा तो वो मैच्योर होकर लीकोप्लास्ट में तब्दील हो जाएगा। अगर वो फ्रूट में फ्लावर में है तो वो जब मैच्योर होंगे तो वो क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्ट बना देगा, और अगर वो लीफ में है तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल बना देगा। तो प्रोटोप्लास्ट चूंकि अभी डेवलप हो रहा होता है सेल, लिहाजा इसके अंदर हम कोई भी चेंज पैदा कर सकते हैं आसानी के साथ, हमें परेशानी नहीं होगी। अगर कोई मैच्योर सेल हो और डिवाइड हो चुके हों, मल्टी सेलुलर बन चुके हों, तो उसमें हमें डिवीजन में या ऐड करने में, इंसर्ट करने में प्रॉब्लम हो। सिंगल सेल में हमें आसानी रहती है। तरीका वही है अपनाया जो आपने पढ़ा था कि हमने एक जी लिया, बस यहाँ स्पेसिफिक मसला आ जाता है और वो ये कि हमारे पास प्लांट्स में ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए एक ही प्लास्मिड यूज हो सकता है, वो है TI प्लास्मिड फ्रॉम द एगेरोबैक्टीरियम। एगेरोबैक्टीरियम हमारा एक जीनस है, उस जीनस की कुछ स्पीशीज ऐसी है जो हम यूज करते हैं इस काम के लिए, जैसे ट्यूमी फैसिल, ये जीन का नाम है, स्पीशी का नाम है एग्रोबैक्टीरियम। तो ये जीनस हमारा यहाँ यूज होता है और हम इस जीनस को यूज करते हुए उसके प्लास्मिड को लेकर, TI प्लास्मिड ट्रांसफर प्लास्मिड है, इसे लेकर हम अपने काम निकाल लें। काम वही किया आपने, ठीक है, एक कट लगाया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, रिस्ट्रिक्टेड साइट, और हमने एक होस्ट, होस्ट कौन होगा, वो जिससे आपने जीन लिया है, प्लांट होगा वो भी। मिसाल मैं देता हूँ आसान सी छोटी सी कि हमारे पास भी एक राइस है, इस राइस
का दाना तो बड़ा है मगर खुशबू नहीं है चावल। दूसरी वैरायटी है सेम जीनस की, और उसके अंदर दाना छोटा है मगर खुशबू बहुत अच्छी है चावल की। तो हमने पहले फाइंड किया कि खुशबू पैदा करने वाला जीन कौन सा है। उस जीन को हमने निकाला। ये होस्ट कौन होगा? जिसकी दाने में चावल के गुड स्मेल है, बड़ी अच्छी भीनी खुशबू। उस स्मेल वाले जीन को हमने यहां से निकाल दिया, और निकाल कर वही तरीका अपनाया। हमने इस प्लास्मिड में उसको लाइगेज एंजाइम के थ्रू ज्वाइंट करवा दिया, और फिर इसे उठाकर हमने अपने प्रोप्लास्ट में इंटर करवा दिया उसके क्रोमोसोम में, और रीजनरेट होते हुए प्लांट अब बना या पैदा हुआ। वो कहलाया ट्रांसजेनिक प्लांट। अब उसका चावल का दाना बड़ा और खुशबू वाला है। ठीक है, तो मेथड वही है, सिंपल था जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में बात की थी स्टार्ट में। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे कहा था कि आ जाता है। अब इसकी वजह बनाने की क्या थी कि हम ऐसा प्लांट बना के करेंगे, पौधे ऐसे बनाएं, तो क्या वजह है? पहली वजह, टू कल्टीवेट मोर न्यूट्रिशनल प्लांट्स विच कंटेन ऑल अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाय हमसे मुराद है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को हमें जो अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड हैं, हम उसी को पैदा या बनाने वाले जीन अपने ऐड करवा रहे हैं पौधों में। तो पौधा ऐसे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फॉर्म कर रहा है जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, जिनकी हमारे के लिए नीड ज़्यादा हो। ठीक है, या टू कल्टीवेट प्लांट्स दैट विल मेक यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड रिक्वायर लेस फर्टिलाइजर। या हम ऐसे पौधे बना लें जो हमारी फर्टिलाइजर को कम से कम इस्तेमाल करें। तो फर्टिलाइजर क्या है? वो केमिकल्स हैं। एक तो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी आप उसे कहते हैं, जो हमारे वेस्ट हैं, नाइट्रोजन वेस्ट, यूरिया है, या हमारे एनिमल्स का वेस्ट है, गोबर वगैरह, वो हमारा नेचुरल फर्टिलाइजर है। लेकिन उसके अलावा हम अपनी फसलों में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर भी डाला करते हैं। तो अब हमने क्या किया? हमने ऐसे प्लांट बना डाले, उनकी जीन बदल दिए कि वो नाइट्रोजन गैस को गैस की शक्ल में ही हवा में से ले लें। वो हवा में से नाइट्रोजन ले रहे हैं, तो अब उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाइट्रोफॉस और पता नहीं कौन कौन सी बहुत सारी फर्टिलाइजर्स होती है नाइट्रोजन, तो हमारे पैसे बच जाएंगे। ठीक है, या फिर हम चाहते थे कि जनाब टू ऑब्टेन डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट, ऐसे पौधों को बनाया जाए जो बीमारियों से लड़ने की ताकत रखते हैं, ताकि हमारी उनकी इलाज करने में, बीमारियों से बचाने के लिए जो दवाएं हमने इस्तेमाल करनी है उनसे ही पैसे बच जाए। और या फिर दैट कैन ग्रो इन हार्श एंड अनफेवरेबल कंडीशन, या वो पौधे ऐसी मुश्किल तरीन जगह जहाँ पर उनका उगना नामुमकिन हो, वहाँ पर उग जाए, और कंडीशन भी ख़राब अगर हो तब भी वो आराम से ग्रो करें। कंडीशन से लड़ने की, कम पानी सपोज करना, कोई पौधा ऐसा है जो हमें सहरा में उगाना है, तो हमने उसको जीन्स को बदल दिया कि ताकि उसकी एबिलिटी कम पानी के साथ अच्छी ग्रोथ हो जाए, तो वो सहरा में भी उग जाएगा मीजोफाइट्स को। ठीक है, लाइक हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ, लाइक गोल्डन राइस। दिस राइस कंटेन हाई अमाउंट ऑफ प्रो वाइटामिन ए। विटामिन ए की प्रो हालत, प्रो विटामिन अच्छी हालत में हमारे विटामिन ए आपको इस चावल में मिल जाता है। तो हम चावल खा रहे हैं और चावल के साथ जो विटामिन की एक अच्छी मिकदार हमें मिल रही है। या फिर फ्लेवर सेवर,
Transgenic tomato have tough coat, epicarp. These tomato can be stored for long time. आपने देखा ना घर में नॉर्मल टमाटर हमारे आते हैं तो उनको एक दो दिन आप फ्रिज में ना रखें, बाहर ही रख दें, तो अब देखेंगे उनकी स्किन जो है वो इतनी मोटी नहीं है कि वो अंदर के जूस को सेव कर सके। बहुत ही 2 दिन में ही शायद वो स्मेल आने लग जाएगी और जूसी पिलपिला सा हो जाएगा, अब हमारे खाने के काबिल नहीं बचेगा। तो हमने ऐसे टोमेटो बना लिए जिनका एपिकार्प यानी जो बाहर की आउटर लेयर ऑफ द सीड और फ्रूट है वो ज़रा मोटी हो गई। अब इंटरनल जूस जो है उसका वो ज़रा सेफ रह जाएगा, हम ज़्यादा अरसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू लीफ, दिस इज ट्रांसजेनिक पोटैटो शोइंग इंसेक्ट रेजिस्टेंस। पोटैटो दुनिया भर में बड़ा खाया जाता है, हमारे यहाँ तो हर गली में 4 पोटैटो हैं। वो जो आप लोग खा रहे हो पोटैटो चिप्स, बच्चे माशाल्लाह चलते चलते 50 रुपए की चिप्स खा जाते हैं, खाना नहीं खाएंगे, 50 रुपए की चिप्स खा जाते हैं, तो कितना पोटैटो इस्तेमाल होता है। अब इसकी फसलों को नुकसान भी उतना ही होता है, तो नुकसान से बचाना ज़रूरी है ताकि फसल अच्छी हो जाए, ज़्यादा पोटैटो बिके और हमारे बच्चे ज़्यादा पोटैटो खाने के काबिल रहें, है ना। तो उसमें हमने क्या किया, हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंस पैदा कर दिए, तो वहाँ जो उनके लीव्स हैं ना पोटैटो के, उन पर इंसेक्ट असरअंदाज नहीं हो पाते। जाहिर सी बात है कि लीफ ही मेन काम करता है ना, जितना अच्छा वो फोटोसिंथेसिस करेंगे उतना ही अच्छा पोटैटो पैदा होगा, बड़ी मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में। Roundup Ready, this transgenic plant produce enzyme which detoxify herbicides. हर्बिसाइड किसे कहते हैं? हर्बिसाइड कहते हैं ऐसे केमिकल्स को जो हर्ब्स को मारते हैं। हर्ब्स आपने लगाया, मिसाल के तौर पे कोई पोटैटो का क्रॉपिंग कर रहे हैं आप, या वीट की कर रहे हैं, शुगर केन की कर रहे हैं, वट एवर कोई भी क्रॉपिंग कर रहे हैं आप, अब वहाँ पर उस खेत में, उस क्रॉप के एरिया में, फील्ड में ग्रास भी निकल आई है, छोटे कोई और पौधे भी निकल आए, तो वो तो नुकसान करेंगे ना। तो उन छोटे पौधों को, उन ग्रास या दूसरी बहुत सारी है, उनको हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स को मारने के लिए हम फिर स्प्रे करते हैं। हर्बिसाइड के केमिकल्स होते हैं डिफरेंट, उनको यूज़ किया जाता है, डिफरेंट फसलों के हर्बिसाइड अलग अलग है। अब ये क्या करता है, ये प्लांट्स के अंदर ऐसी एबिलिटी हमने पैदा कर दी कि वो जो हर्बिसाइड आप यूज़ कर रहे हैं उन पौधों को मारने के लिए, वो तो मर गए, लेकिन जाहिर सी बात है हमारी फसल के लीफ के ऊपर भी तो हर्बिसाइड गिरेगा ना, तो ये उसकी जो एसिडिटी है या बेसिडिटी जिसमें भी वो बना हुआ है उसको ख़त्म कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है, जहरीलापन ख़त्म कर देता है, तो हमारा पौधे को नुकसान नहीं होगा। ये भी ट्रांसजेनिक बनाया। बोल्ड गार्ड, दिस ट्रांसजेनिक कॉटन प्रोड्यूस एन इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन, और मजे की बात है, एंड किल मेनी इंसेक्ट्स बट हार्मलेस टू बेनिफिशियल इंसेक्ट। 2 किस्म के इंसेक्ट होते हैं, याद रखिएगा, एक वो जो नुकसान पैदा करते हैं, एक वो जो आपको फायदा देते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी फसल पर एफिड आ गए, छोटे से कीड़े होते हैं बहुत नाजुक से, वो तो आपके फ्रूट, सॉरी, फ्लावर का रस जो होता है ना, यानी फ्लावर अभी बन रहा है उसी को खराब करने लग जाएगा। फ्लावर खराब होगा तो फ्रूट भी खराब हो जाएगा। उसे खाने वाले एक हमारी बीटल होती है जिसको लेडी बर्ड बीटल कहते हैं, वो उसको खा जाती है। अब आपने जो कॉटन बनाया है उसमें इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन मौजूद है, वो इंसेक्ट को मारता है, लेकिन किसको मारेगा, वो मारेगा उन एफिड्स को, लेकिन लेडी बर्ड्स को नहीं मारेगा। तो हमने पहले केमिकल नेचर यानी कि जेनेटिक्स लेडी बर्ड्स की भी देखी होगी, हमने एफिड्स की भी जेनेटिक्स को देखा होगा, फिर कंपेयर करके हमने देखा होगा कि ये जो हम इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन प्रोड्यूस बना रहे हैं कॉटन, इसका जीन किस किस पर असरअंदाज हुआ, फिर उसको इंसर्ट किया होगा। ठीक है।
तो ये एक छोटा सा हमारा एज अ नोट आपसे पूछा जाता है। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जिस तरह ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं इसी तरह ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। कॉमन से ये भी आपको कोई ज़्यादा इतना परेशानी वाली चीज़ नहीं है टॉपिक में। ये नोट है, ये भी नोट पूछा जाता है, ये zoology में पूछा जाएगा, ये भी वैसे ही है। Those animals which are produced by the introduction of foreign genes in zygote stage are called transgenic animals। ठीक है, जाइगोट तो पता है ना, जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं और सिंगल सेल फॉर्म करते हैं, दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट। तो सिंगल सेल में कम जीन है, कम हमारे वो हैं क्रोमोसोम, तो उस पर आप काम करेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। इसलिए हम जाइगोट पे ही काम कर डालें। तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना, इसकी वजह क्या है, इसका एम क्या है? वही फायदा ही होगा आपको, इंसान को, टू प्रोड्यूस न्यू एनिमल्स प्रोडक्ट। हम नए नए एनिमल प्रोडक्ट्स बनाए। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक, ये जो एड वगैरह ही चल रहा होता है शायद, वो देखा था फेसबुक पर ही। तो उसमें उन्होंने टोटली निग्लेक्ट कर दिया हमारे इस काओ मिल्क को, गोट मिल्क को, शीप मिल्क को। मतलब ऐड उसने ऐसा बनाया माशाल्लाह से। तो लगा कि ये सारे दूध जो हैं ये तो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और बड़े ही मुसीबत वाले हैं, इनमें चर्बी इतनी, इनमें फला चीज़ ये है, फला चीज़ ये है। तो हमने एक ऐसा दूध बनाया है सिंथेटिक जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। याद ये रखिएगा हमेशा ज़िंदगी में, हमारी जितनी भी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो आर्टिफिशियल आप बना रहे हैं, उन सब का नुकसान आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा यूज करने के 10 साल बाद या 20 साल बाद। या हो सकता है जल्दी आ जाए, 1 साल बाद ही आ जाए। वैसे बहुत अच्छा लगता है कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया जी, अब हमें जो है ना वो स्पेसिफिक चीज़ ही मिल रही है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि दुनिया में हमारे लोग, जो भी कंपनीज हैं हमें गाइड कर रही हैं सेहत से मुतालिक, अब वो मैं उसको कोई वो नहीं देना चाहता कमेंट्स। तो ये गलत गाइड कर रही है कि ये खाना जो है वो कम खाना है या एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है तो आपकी बॉडी शेप बड़ी अच्छी रहेगी और आप सेहतमंद रहेंगे। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। खाना आप ऑर्गेनिक खाएं। और ऑर्गेनिक कहाँ से लाएं? तो दुनिया आजकल ऑर्गेनिक पे ही जा रही है। ऑर्गेनिक का मतलब है वो पुराने तरीके से फसलें उगाना, ताकि एनिमल्स और प्लांट नेचुरल चीज़ को खाएं, नेचुरल गोश्त, नेचुरल दूध, नेचुरल चीज़ें उनकी आप बना सकें। लेकिन हमने ये, चूँकि प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, आबादी ज़्यादा हो रही है, तो हम नेचुरल तरीके से अगर ये काम करें तो प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसी तरह मोल, वूल प्रोडक्शन, वूल का उर्दू मीनिंग है ऊन। मुझे पिछली बार अभी समझ में नहीं आया था कि क्या किसे कहते हैं, धागा धागा मैं आपको कह रहा था, लेकिन मेरे जहन में था कि मोटा होता है। तो वूल यानी जो भी सर्दियों में आप स्वेटर वगैरह अगर पहनते हैं तो वो ऊन से बना होता है, ये सिंथेटिक भी होता है। और नेचुरल वूल हमें मिलता है बाबा ब्लैक शिप। पढ़ा था बचपन में, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू हनी वूल, वो वाले वूल से, शीप के वूल से। अब ऑस्ट्रेलिया बड़ा आगे है आजकल इसमें, एक तो इसके हवाले से प्रोडक्शन के और वूल की प्रोडक्शन की, यानी शीप की क्वालिटी और वैरायटियाँ बहुत हैं वहाँ पर। उन्होंने बड़ा काम किया हुआ उसमें। तो उनके वूल भी ज़्यादा क्वालिटी में, यानी कि वो शीप जो 3 महीने बाद अपने बाल बड़े करता है, इस काबिल कि आप उसको काट के वूलिंग कर सकें, वो आप महीने में उससे ले लेते हैं। कितना वूल है, तो ये भी ओवर वूलिंग हो रही है, कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा। लेकिन चूंकि हम खा नहीं रहे तो हम कपड़े बना रहे हैं इसमें, तो एक अलग मैटर है। इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक कहते हैं आप ये जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, इसको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। इनकी ग्रोथ रेट को बढ़ाइए। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं ना, मैंने कई बार आपको मुर्गी की मिसाल दी है।
चिक से चिकन बनने में अगर घर में आप पालेंगे बच्चे को, चूजे को लेकर, तो तकरीबन 3 महीने तक वो आपके घर की नॉर्मल ग़िज़ा खाकर बड़ा चिकन बन जाती है। लेकिन यही चिकन जो हमारे बाज़ारों में हमें मिल रही है, ये 6 हफ्तों में शायद पूरी रहती है, आधे 6 हफ्तों का मतलब 1.5 महीने। वो भी हम हमारे उससे ज़्यादा बड़ी होगी, मोटी फूली हुई, गोश्त उसमें ज़्यादा होगा। तो हम उसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को ज़्यादा गोश्त या ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल। फिर इसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स की फिर स्टडी भी की जाती है, ऐसा नहीं है। तो देखा जाता है कि ये मॉडल हमारा कैसा है, इसमें क्या और चेंज पैदा करें, क्या तब्दीलियाँ पैदा करें, ये तब्दीली पैदा करके हम इसको और मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। तो जेनेटिक स्टडी करनी पड़ेगी आपको उसकी। मिसाल के तौर पर, द प्रोसीजर हैज़ बीन यूज्ड इन फिशेस, मछलियों में, चिकन में, काव में, पिग्स, रैबिट, शीप, ये जो पूरा हमारा लाइफ स्टॉक्स है, टू प्रोड्यूस बिगर एंड हैवियर वैरायटी। बड़ी बड़ी मछलियाँ बना ली हमने, बड़ी बड़ी चिकन बना ली, ये वैरायटियाँ बना ली हमने, शीप बना ली है, रैबिट्स। जो पालने वाले हैं लोग, अगर आप लोगों में पैट्स, तो उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वैरायटीज़ क्या होती हैं। कलर वैरायटी भी होती है और साइज वैरायटी भी होती है, ठीक है। ट्रांसजेनिक ट्राउट हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू फार्म। अब ट्राउट मछली बड़ी एक जायकेदार मछली है। कभी अगर आपको यहाँ भी आती है, शायद हमारे कराची में भी मिलती है, लेकिन पहचान तो उसकी हो जाएगी आसानी से, आप नेट पर देख सकते हैं। लेकिन फ्रेशनेस उसकी शायद हमें ना मिले, क्योंकि ये जो है वो मीठे पानी की है और ठंडे दरिया के पानी, ठंडा पानी है, हाँ, बर्फ वाला। और हमारे यहाँ पर डेल्टा में भी होती है, क्योंकि ये समंदर की भी है, समंदर से होकर जाती है। मगर असली मछली वो आपको जो जायका मिलेगा ना, उसका बहुत अच्छा मिलेगा, जो स्वाद में आपको मिलेगी या ठंडे पानी में मिलेगी। अब हमने इसको आर्टिफिशियल पॉन्ड में ही बना लिया, ट्रांसजेनिक। अच्छा, वो ट्राउट बड़े साइज में बना है। जैसे आप आजकल की जो मछलियाँ हम देखते हैं ना, ये फॉर्मिंग की फिशेज आती हैं, ताज़ी बिल्कुल फ्रेश, उनके गिल्स आप देखेंगे बिल्कुल रेड होते हैं। और वो फॉर्मिंग से, चूँकि सुबह सुबह फॉर्मिंग से निकाल के और मार्केट में अवेलेबल होती है। अब समंदर से या दरिया से आएगी तो उसको कम से कम 1 दिन तो चाहिए। छोटी लॉन्चें जाती हैं समंदर में तो कम से कम 24 घंटे तो रहती हैं। बड़े जो कंटेनर होते हैं वो 1 1 हफ्ता रहते हैं। लेकिन ये फॉर्म से आपकी आने वाली मछली बड़े आसानी से मिल जाती है, ताज़ी ताज़ी। ये देखिए, ये एक्चुअल साइज़ है नेचुरल हैबिटेट में पैदा होने वाली मछली, और ये जो हमें फॉर्म से मिलती है मछली, उसका साइज़ 2 से भी बड़ी है ये, वजन भी ज़्यादा। इसी तरह ट्रांसजेनिक calf has been produced that carry a gene for the production of human lactoferrin in cow। हमने ऐसे बछड़े पैदा किए जिनमें दूध तो बनेगा ना, बड़े होकर, जवान होकर, लेकिन उसमें जो प्रोटीन है वो हमारी लैक्टोफेरिन उस मिल्क में होगी, जो हमारी ह्यूमन की प्रोटीन। और ये प्रोटीन हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में काम आती है। तो हम गाय के दूध में अपने रोल मॉडल प्रोटीन को डालकर बनाकर उनको इस्तेमाल करें, प्रोड्यूस करें। और ये देखिए माशाल्लाह से, कभी ऐसा बछड़ा आपने कुर्बानी में नहीं देखा होगा। ये ट्रांसजेनिक है, देख रहे हैं, एक एक वो बॉडी बिल्डर है ना, रेसलर। और ये रेसलर हमारे यहाँ भी बनते, मगर ऐसे नहीं बनेंगे, एक एक जो इनकी अलग अलग बॉडी शेप बन रही है ना, ये ट्रांसजेनिक में। इसी तरह इनको आर्टिफिशियल फीड दी जाती है। जैसे भी उन कुर्बानी में माशाल्लाह से आपने देखा होगा, कुछ लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, बड़े बड़े जानवर लेकर आते हैं। वो बड़े बड़े जानवर असल में, अब ये टाइम आ गया है, 6 महीने 7 महीने है ना ऑलमोस्ट बकरीद में, तो जो पिछले साल बकरीद से पहले उन्होंने जानवर खरीदे होंगे ना, उनको नॉर्मल ग़िज़ा दे रहे होंगे अब तक।
अब आजकल उनको इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए जाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और वो फीड खिलाएंगे, स्पेशल फीड। वो स्पेशल फीड उनकी बॉडी को फुलाना शुरू कर देती है, चर्बी भी बनती है और गोश्त भी बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब वो कुर्बानी की 6 महीने के बाद सीज़न आएगा, तो उस वक्त जब वो मार्केट में आएंगे तो वो लाखों रुपए के जानवर, खूबसूरत भी होंगे लेकिन भारी भरकम भी। लेकिन आप उनके गोश्त को, अगर कोई आपके आसपास वो इतना के हैवी जानवर लेकर आता है, थोड़ा गोश्त उसका निकाल कर यानी कि लेकर रखा भी, पका कर देखिएगा, और अपने नॉर्मल जानवर जो आपने घर में कुर्बान किया होगा नॉर्मल साइज वाला, उसके गोश्त को कंपेयर कीजिएगा तो फ़र्क नज़र आएगा, जायके में भी और शक्ल सूरत में। इसी जानवर को अगर आप 6 महीने बगैर इंजेक्शन लगाए और बगैर फीड खिलाए नॉर्मल गज़ा खिलाएंगे, ये अपनी असली हालत में वापस आ जाएगा, जिसका नॉर्मल एक्चुअल ग्रोथ रेट होगा। ठीक है जी, तो ट्रांसजेनिक हमने किया और ट्रांसजेनिक के लिए हमने जीन इस्तेमाल किया। अब जीन लाए कहाँ से? तो जीन निकालने का तरीका आइसोलेशन, जिसे हम कहते हैं सेपरेट करना, अकेले करना, ऑफ यूकैरियोटिक जीन फॉर ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाने के लिए ट्रांसजेनेसिस करना पड़ेगा, आपको जीन आइसोलेट करना पड़ेगा। कहाँ से करें? यूकैरियोटिक सेल, जिस जीन को भी आपने निकालना हो उसी के। मगर प्रॉब्लम क्या है कि यूकैरियोटिक जीन और डीएनए कैन नॉट बी क्लोन डायरेक्टली फ्रॉम इट्स जीनोम। क्यों? क्योंकि कंटेन लॉन्ग नॉन कोडिंग इंट्रॉन। प्रोटीन में दो हिस्से होते हैं। किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए जो जीन इस्तेमाल होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक कहलाता है नॉन कोडिंग पार्ट कॉल्ड इंट्रॉन, और एक कहलाता है कोडिंग पार्ट, ठीक है, एक्सॉन। बैक्टीरियल सेल्स आर अनेबल टू एक्सप्रेस दीज जीन्स। जो पूरा जीन होगा ना असली हालत में, जिसमें कोडिंग पार्ट भी नॉन कोडिंग पार्ट भी, उसको हमारा बैक्टीरिया एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेस के बाद हमने वो बैक्टीरिया के अंदर लगाया ना प्लास्मिड में, तो वो उसको शो ऑफ नहीं कर पाएगा, ना उसको अटैच कर पाएगा, ना उसको प्रोड्यूस कर पाएगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है? हमें आर्टिफिशियली इंट्रॉन को निकालना पड़ता है। इंट्रॉन को अलग करेंगे, फिर जाकर हम एक्सॉन को निकाल कर जीन की असल कोडिंग इस्तेमाल करेंगे, वरना नॉन कोडिंग पार्ट हमें काम नहीं करने देगा अगला। तो पहले हम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एन इंट्रॉन कंटेनिंग जीन इट प्री आरएनए इजोट। ये मेथड है। इसमें हम जो भी बात कर रहे थे, ये इंट्रॉन है हमारे, वाइट शो हो रहे हैं, ठीक है, फिर एक्सॉन आ गया कोडिंग पार्ट, फिर इंट्रॉन आ गया नॉन कोडिंग पार्ट। तो दीज टू आर नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ द जीन। लंबा होगा तो और भी ज्यादा। ये सपोज हम न्यूक्लियस है, ये पूरा हमारा यहाँ तक, ये हमारे, तो नजर आ रहा है आपको हिस्सा, ये न्यूक्लियोपोर है, सुराख है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हमें इसको अलग करना है, ये जो है ना ये हटाना है। इसको हटाने के लिए हम आरएनए ट्रांसक्रिप्ट करवाते हैं। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहाँ होता था? हमें याद है, थोड़ा सामने शायद पढ़ा है कहीं फर्स्ट ईयर में, याद है? अल्लाह करे याद होगा, फर्स्ट ईयर बहुत दूर हो गई बेचारी। तो बहरहाल मैं आपको याद दिला देता हूँ, किसी जगह पर आपने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये अभी हम फिर पढ़ेंगे, मेरा ख्याल चैप्टर नंबर 6 या 8 में कहीं, और पूरी डिटेल के साथ, पूरी डिटेल होगी इसकी, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, ट्रांसलोकेशन कैसे हो रही है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट होता है ना ड्रामे का, टीवी का, फिल्मों का,
जो एक्टर बोलते हैं वो स्क्रिप्ट के मुताबिक बोलते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? लिखी हुई चीज। कोड का मतलब क्या है? एक फिक्स नंबर या फिक्स राइटिंग में कुछ वर्ड लिखे। तो यहाँ भी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो बनाता है, तो उसमें सबसे पहले हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए मौजूद है, जो इसको ऑप्शन देगा ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू, वो इस प्रोटीन पार्ट को जो नॉन कोडिंग है उसको तोड़ेगा और इसे बदल देगा मैसेंजर आरएनए में, mRNA is called messenger RNA. Now the introns are removed, exons placed together to produce mRNA और फिर इस mRNA को आइसोलेट फ्रॉम द सेल। अब हम कर रहे हैं इसको आइसोलेट कर लिया, इसको बाहर निकाल लिया। फिर हम इसके साथ क्या करते हैं? इज यूज टू सिंथेसाइज अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा ना? पढ़ा तो नहीं है, नहीं सुना होगा। तो हम इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके एक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। याद होगा आपको कि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक धागा होता है, और डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। अब हम मैसेंजर आरएनए की कोडिंग को अपने एक एंजाइम है हमारे पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, यहाँ लिखा होती है टेज आ रहा टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से हम अपने डीएनए की एक कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए। ये कुछ हो गया था नेट सेट में, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि फिर हम अपने सिंगल आरएनए, मैसेंजर आरएनए जिसे कह रहे हैं, उससे हम कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए फॉर्म करते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए से हम डबल आरएनए मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू फॉर्म कर लेते हैं। और ये काम हम खुद आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज। अब हम पॉलीमर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एंजाइम इस्तेमाल होता है डीएनए पॉलीमरेज। तो हम एक और सेकेंड कॉपी निकालते हैं और ये हम कॉपी को जैसे फोटोकॉपियर में होता है ना, हम अपने डीएनए को फोटोकॉपी देखिए ना, फोटोकॉपी जो मशीन होती है उसके ऊपर हम रख देते हैं, स्कैनर है सपोज, तो उसके ऊपर हम उसकी स्लाइड जो कवर है, फर्स्ट कवर या प्लेट, उसके ऊपर रखते हैं और नीचे से एक कैमरा चलता है पिक्चर खींचता हुआ और फिर प्रिंट कर देता है। तो टेम्पलेट भी हमारी इसी तरह से हम यूज करते हैं। केमिकली काम हो रहा है, वो उस तरह से तो नहीं हो रहा, केमिकली ये काम चल रहा है और फिर टेम्पलेट के थ्रू हम अपने डीएनए की पॉलीमर्स फॉर्म कर लेते हैं। इन दिस वे अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ सी डीएनए, ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सी डीएनए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कैरिंग द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन इज ऑब्टेन व्हिच लैक वो जीन आपने हासिल कर लिया जिसमें इंट्रॉन नहीं है, एक्सॉन से ही आप, ठीक है, इसे आप इस्तेमाल कर लेते। अब क्या, अब वो काम करेंगे जो हमने अभी ट्रांसजेनिक प्लांट या ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने में, जो होस्ट से मैंने आपसे कहा था ना कि हमने स्मेल, गुड स्मेल वाला जीन डाला है, तो ये हमने गुड स्मेल वाला सपोज जीन अलहदा किया किसी राइस की वैरायटी से, इसको उठा के हम दूसरी राइस की वैरायटी में डालकर और अपना खुशबू वाले चावल के बीज या चावल के दाने निकाल के बनवाएंगे, तो इस तरह वो अच्छा प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है जी, क्लियर है? तो बात तो नहीं है, ऐसा लग रहा है आज बड़े खामोशी से पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ भी रहे हैं कि नहीं? आज कहाँ है बच्चे? माशाल्लाह से 9 रह गए,
10 थे अभी, 11 थे शायद थोड़ी देर पहले। कहाँ गए बच्चे? बच्चे हमारे पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। टेस्ट दिया सबने? हेलो, कोई जो बता दे तो दिल को आसरा हो जाए कि 9 में से एक बच्चा भी इस वक्त पढ़ रहा है कुछ, या सुन ही रहा है कमरा। अरे सुन रहा है भाई, सुन रहा है भाई बच्चा। आयशा काशिफ ने कहा यस सर, रुमैसा ने भी कहा यस, कश्यप ने भी कहा यस। ओ, 3 बच्चे जाग रहे हैं, चौथा भी जाग रहा है। वेरी गुड। आमना भी यस सर आई एम हियर। 4 बच्चे तो कम से कम जाग रहे हैं 9 में से एटलीस्ट। थैंक्स फॉर द awaking and listening, and I think understand about the simple and very simple questionings। ये काम इतने आसान नहीं है जितने सिंपल हम पढ़ रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग काम है। अब करने के लिए हो तो फिर हो, लेकिन आप अल्लाह ने चाहा तो जरूर करेंगे। डॉक्टर बनने के बाद साइंटिस्ट बनेंगे, अल्लाह ने चाहा तो कुछ लोग जरूर, तो वो इस तरह के कामों में बहुत आगे बढ़ेंगे। अब तो खैर काफ़ी काम हो चुका है, यदि हमें एडवांसमेंट में जाना पड़ेगा तो हमें फिर फॉरेनर स्टडीज़ करनी पड़ेगी। बाहर से पीएचडी करके आइएगा इंशाल्लाह, आप लोगों में से कुछ लोग तो वो ज़रूर एडवांस चीज़ें पढ़ कर आएंगे, और फिर वापस ही नहीं आएंगे। अव्वल बात तो पढ़ के वहीं के हो जाएंगे, और फिर वहीं पर बैठे बैठे इंटरव्यू दिया करेंगे जब कभी कोई बीमारी आएगी या कोई और चीज़ आएगी तो। लेकिन बाहर नाम तो पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तानी नज़ात। पाकिस्तानी नज़ात का मतलब होता है पाकिस्तानी था किसी ज़माने में, या उसके पेरेंट्स पाकिस्तानी थे और अब वो अमेरिकन बन गया है या इंग्लैंड में रहता है, इंग्लैंड गोरा शोरा भी बन गया है। लेकिन पाकिस्तान का लफ्ज़ उसके साथ लगा रहे, और आप भी लगा के रखिएगा, अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा। नाम तो पाकिस्तान का रोशन होगा। और कभी कभी हमें भी, हमने अगर देख लिया टीवी में, वो हम खुश हो जाए, पता नहीं है उस वक्त के नहीं, बहरहाल अगर देख लिया आपको तो खुश हो जाएंगे कि ये हमारा कोई स्टूडेंट। हाँ, पहचान तो लूंगा मैं, नाम मुझे नहीं याद रहेगा आपका कौन है कौन नहीं, लेकिन पहचान लूंगा शक्ल से कि इसको पढ़ाया था, इसने पढ़ा है। अच्छा। तो फ्रेडरिक सिंगर ने बड़ा काम किया था 70s में, और इसने जीन पर भी काम किया था, और पहले इसने हमारे जो डीएनए उस पर काम किया था, फिर जीन पर आ गया था। तो जीन सीक्वेंसिंग इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ अ जीन। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं जी? न्यूक्लियोटाइड अगर आपको याद हो, हमारे, थैंक्स टू यू सर। मेरा थैंक्स किस बात का बेटा? तुम ऐसा कह रही थैंक यू तो मैं क्या, मेरा क्या रोल है? मेहनत आपकी होती है हर काम में, और मेहनत आप ही की होती है। हम टीचर हजरात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं, ऐसा ना हो कोई नाराज हो जाए, हमारी कोई रोल नहीं होता। हमारा रोल सिर्फ इतना है कि हमने आपकी बुक को थोड़ा सा आपको खोल कर दिखा दिया है, कोशिश कर ली है कि आप कुछ याद कर लें, कोशिश कर ली है कि आप बुक को खोल कर पढ़ लें, नोट्स को खोल कर पढ़ लें, बस और कोई कोशिश नहीं। बाकी जब आप करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और अगली स्टेज में जाते हैं, तो उस वक्त तो ये बुक्स एक नहीं होती ना आपके पास। मैंने पहले भी आपको बताया क्या तरीका है पढ़ने का, और वही तरीका है असल में पढ़ने का, और उसी में मज़ा आता है। जब आप एक टॉपिक को लें और फिर पूरी दुनिया को रिसर्च करके देखें कि यार इस टॉपिक में क्या क्या काम हुआ है, तो वो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। और फिर आप बोले यार, फिर आपकी माइंड में कोई आइडिया आ जाता है, यार ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये सब कुछ तो हो गया, मगर इसमें ये चीज़ भी तो हो सकती थी। फिर आप उसमें एज अ साइंटिफिक एंट्री मारते हैं, कामयाब हो गए तो वो गए ऊपर, ऊपर वो वाला नहीं, मतलब नाम रोशन हो गया, वो वाला ऊपर समझो। ठीक है जी, तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको बहुत ऊपर लेकर जाए, और नाम आपका, सॉरी फिर आप गलत कर देंगे, नाम बहुत ऊंचा हो आपका और पाकिस्तान का। तो न्यूक्लियोटाइड हमारा क्या होता है आपको याद होगा यकीनन, थोड़ा सा दोबारा से हम आपको जहन में डाल दें कि हमारे डीएनए में
तीन चीजें होती हैं। एक होती है पेंटोज शुगर, है ना, पेंटा ही लिख देता हूँ मैं खाली, पेंटोज शुगर। इसके साथ बॉन्ड होता है हमारे फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड के साथ होती है नाइट्रोजन बेस, जो कि चार होती है। ये तो एक एक ही होता है। नाइट्रोजन बेस ए टी सी जी, अगर डीएनए, ये जो है ये तो एक जैसे, ये चेंज हो जाती है। ए हो जाती है, कहीं टी हो जाती है, कहीं सी हो जाती है, कहीं जी हो जाती है। और इसका हमने आपको याद करवाया ना, ए के साथ जो बॉन्ड बनेगा टी का, टी के साथ बनेगा सी, तो सॉरी ए का, सी लिख रहा हूं। टी के साथ बनेगा ए और बनेगा जी और सी। ये सीक्वेंसिंग होती है। अब ये सीक्वेंसिंग तो छोटी सी है, जीन में ऐसे कई मॉलिक्यूल, हजारों मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। और उसमें ये कई बार दो चार पांच बार टी एक साथ आ गया, कई बार एक जी बदल गया, जीन बदल जाएगी, उसकी केमिकल नेचर बदल जाएगी। तो ये जीन की सीक्वेंसिंग कहलाती है। ये आपने मालूम करनी है। किस तरीके से? तरीका आसान है बिल्कुल, देखने में भी और करने में भी कोई मुश्किल नहीं आजकल के दौर में, क्योंकि बहुत सारी सिक्वेंसर मशीनें हमारे पास मौजूद हैं। एक से एक एडवांस मशीन है सिक्वेंसर की। हमारे पास नहीं, पाकिस्तान में तो और बात है, वरना दुनिया में है। और ये जीन सिक्वेंसिंग करने के लिए हम सबसे पहले जीन यानी कि जो भी हमने डीएनए लिया है उसकी फ्रैगमेंट्स, उसके पीस करते हैं। होमोजेनाइजर्स केमिकल्स होते हैं अलग अलग, वो इस काम में मदद करते हैं। और वो हमारे जीन के पीसीस को, टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा अलग अलग कर देते हैं। साइंटिफिकल मशीन होती है, उसके थ्रू वो जीन सीक्वेंस विच हैज बीन डिटरमाइंड इज कलेक्टेड इन कंप्यूटर डाटा। अब हमारे लिए सवाल उठता है कि यार इतने सारे जीन का डाटा कैसे उठाएं, याद कैसे करें? हमसे तो ये ए बी सी डी जी जी है, कितने हजारों सीक्वेंस बनेंगे यानी एक जीन में, और फिर पता नहीं कितनी जीन है तो लाखों सीक्वेंसिंग कौन याद करेगा। तो हमने क्या किया, तरीका मालूम, तरीका ये कि हम उसे सीक्वेंस को उठाकर कंप्यूटर में एज अ डाटा बैंक जमा कर देते हैं। दुनिया में बहुत सारी जितनी भी रिसर्च हुई है वो सब एक डाटा बैंक में मौजूद है। अब आप अगर कोई रिसर्च करते हैं तो आपने डाटा बैंक से उसको निकालते हैं चेक करने के लिए। आपने अपनी वो सीक्वेंसिंग उठा के डाटा बैंक में दे दी कि भाई इसे चेक कर लें, कंपैरेटिव कर लें। तो वो कंपैरेटिव करके बताया था भाई ये आपने नया काम किया है या पहले ऐसा हुआ है। जैसे आप वो क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हैं ना किसी का, कहते हैं जी वो चेक करें जी, तस्वीर है किसी बंदे की, ये मुजरिम पहले का पकड़ा जा रहा है, तो उस तस्वीर उठाकर हम लगा देते हैं, कंप्यूटर डाटा में फिट करते हैं। कंप्यूटर डाटा में हमारे पास पड़ी हुई तस्वीरें, जरदारी की पड़ी है, इमरान खान की पड़ी है, नवाज शरीफ की पड़ी है, और बदल की तीसरी पड़ी है, सबकी। और कंप्यूटर डाटा आपको बता देगा ये किसी तस्वीर है, कौन है मुझे। ऐसे ही हमारा जीन बैंक भी होता है, तो वो भी सीक्वेंसिंग बता रहा हूँ। कंप्यूटर डाटा बैंक इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर जीन सीक्वेंसिंग ऑफ अदर जीन्स और अदर ऑर्गेनिज्म। पूरी ऑर्गेनिज्म जितनी भी हम लोग इस रिसर्च कर चुके हैं, हो रही है दुनिया भर में, बहुत हो रही है, तो वो डाटा से कंपैरेटिव कर देता है। तो आपको पता चल जाता है यार ये मेरा नया है, ये पुराना है। अब इसका फायदा क्या है? जीन सीक्वेंसिंग इज द फर्स्ट वे टू डिटरमाइन अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ इट्स प्रोटीन। आपकी जीन असल में बनाती प्रोटीन, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो। ये जो जीन सीक्वेंसिंग है, ये सबसे पहले आपको ये बताती है कि भाई जीन सीक्वेंसिंग कौन सी सीक्वेंस कौन सा प्रोटीन बनाई। तभी तो आपने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए। फिर, 'Transgenic animal' बनाए, transgenic plant बनाए। फिर, 'Transgenic' animal' बनाए, 'Transgenic' plant बनाए। फिर, 'Transgenic' 'animal' बनाए, 'Transgenic' plant बनाए। फिर, 'Transgenic' 'animal' बनाए, 'Transgenic' plant बनाए। फिर
ऑल्सो प्रोवाइड द लोकेशन विद रिस्ट्रिक्शन साइट्स। इससे हमें ये पता चल जाता है जीन सीक्वेंस में कहाँ पर हम जीन को कट कर सकते हैं और कहाँ पर जोड़ सकते हैं, ज्वाइन लगा सकते हैं, क्योंकि ये तरतीब से ही पता चलेगा, सीक्वेंसिंग से ही पता चलेगा। अब ये है तरीका, हमने जी टी ए सी कलर से शो किया हुआ, ठीक है ना, आप समझने के लिए। और हमने उसके फ्रेगमेंट्स किए, फ्रेगमेंट्स करके हमने उसकी प्लेट टेम्पलेट डाला, और फिर इसको ये कलर फॉर्मेशन होती है, जैसे कलर अभी कलर हमारे पास हमें समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, कंप्यूटर को समझ में आ जाए। कंप्यूटर में अपने डाटा फिट कर रखा, कौन सा कलर क्या चीज़ है, कौन से कलर के बॉन्डिंग असल में है, जो ना ये बॉन्ड लाइन है, ये शो कर रहा होता है उसको। तो वो जी जो आपने बनाया है, तोड़ा है, सीक्वेंस मालूम करने के लिए वो तरतीब आपको कंप्यूटर डाटा फिट करके दिखा देगा, बता देगा। जैसे हमने यहाँ सिंपल वे में कलर से शो किया है, जी का कलर येलो है, सी का कलर जो है वो दूसरा है, टी का कलर रेड है, ए का कलर ग्रीन है। एक्चुअली ऐसा कलर नज़र नहीं आता, उसके मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने अपने डाटा में कलर फॉर्मेशन बना ली है, ताकि हमें भी थोड़ा आसानी रहे देखने। ठीक है जनाब, आज के लिए छुट्टी हो गई, चचा आए, नमाज तो घर जाके पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना, अगर कोई बात पूछनी है तो बेशक पूछ लीजिए, वरना